गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फिलोसफी के विद्यार्थी जिनके लिए हम दर्शन शास्त्र विषय में सेकंड पेपर नीति शास्त्र पर आज एक नए टॉपिक पर अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। टॉपिक का नाम है विकासात्मक नीति शास्त्र या विकासात्मक नैतिक सिद्धांत। और सर्वप्रथम हम विकासवाद की परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं ध्यान दिला दूं कि अपन नीति शास्त्र में बात कर रहे थे कि कुछ ऐसे सिद्धांतों या कुछ ऐसी पद्धतियों की खोज करेंगे जिनके आधार पर हम कर्मों के औचित्य का निर्धारण कर सके। कौन सा कर्म उचित है, कौन सा कर्म अनुचित है। तो इसी संदर्भ में जो विकासवाद की एक परिभाषा है जिसमें विकास को नैतिकता का आधार माना गया है, हम उसको जानने समझने का प्रयास करेंगे। वह नैतिक सिद्धांत जो ये मानता है कि विकास में सहायक अथवा बाधक होने के कारण ही मानवीय कर्म या तो शुभ हैं या अशुभ हैं। 19वीं शताब्दी के एक वैज्ञानिक और एक फिलोसोफर चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था और उन्होंने सृष्टि के विकास की प्रक्रिया या समस्त प्राणियों की उत्पत्ति की चर्चा विकासवाद के आधार पर ही की थी। बाइबल जो कि ईसाइयों का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें जो मान्यता है उसके विपरीत डार्विन ने पेड़ पौधों प्राणियों प्रत्येक जातियों के लाखों वर्षों में धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को परिवर्तित और विकसित करने की अवधारणा का समर्थन किया। कुछ दार्शनिक ऐसे भी हुए जिन्होंने समाज, धर्म, कला, नैतिकता आदि के विकास को भी इसी सिद्धांत के आधार पर समझाने का प्रयास किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वप्रथम नीति शास्त्र के क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से डार्विन के इस विकासात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया। तो नीति शास्त्र की दृष्टि से विकासात्मक नैतिक सिद्धांत के जो सबसे पहले प्रमुख समर्थक हैं वो है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर की मुख्य अवधारणा क्या है? स्पेंसर ने डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकासवाद के आधार पर समस्त सामाजिक और नैतिक नियमों की व्याख्या की। स्पेंसर के नैतिक सिद्धांत को विकासात्मक सुखवाद कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विकासवाद तथा सुखवाद दोनों को आधार मानकर मानवीय आचरण और नैतिक नियमों का मूल्यांकन किया। विकासात्मक सुखवाद, तो दो चीजें यहां जोड़ी हैं, विकासवाद और सुखवाद। तो दोनों चीजें हर्बर्ट स्पेंसर ने नैतिकता के नैतिक आचरण नियमों के मूल्यांकन के लिए आधार मानी और विकास की परिभाषा स्पष्ट करते उन्होंने कहा, सरलता से जटिलता की ओर, एकता से अनेकता की ओर तथा अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर अग्रसर होने का जो क्रम है, जो प्रक्रम है, वही विकास है। तो इनकी अपनी अवधारणा है, सरलता से जटिलता की ओर, एकता से अनेकता की ओर और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर। तो जीवों का ही नहीं, इनके अनुसार विचारों का विकास भी इसी प्रक्रम में होता है। यानी विचार भी यदि इस प्रक्रम में चलेंगे, सरलता से जटिलता की ओर, एकता से अनेकता की ओर और अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर, तो उसको इनकी भाषा में हम विकास मानेंगे। एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर का जो सिद्धांत है वो जीव शास्त्र को ही आधार मानकर नीति शास्त्र की व्याख्या करता है। आचरण के मूल्यांकन के लिए विकासवादी मानदंड को इन्होंने अपनाया और उसको अपनाते स्वीकार करते ही कहा कि जो कर्म व्यक्ति और जाति के जीवन की रक्षा एवं वृद्धि में जितना अधिक सहायक बाधक है वह उतना ही शुभ और अशुभ है। यानी किसी भी कर्म की शुभ और अशुभ होने की शर्त क्या है कि वह कर्म व्यक्ति और जाति के
जीवन की रक्षा एवं वृद्धि में कितना अधिक सहायक अथवा बाधक है, वह उतना ही शुभ या अशुभ कहलाता है। हम उन कर्मों को शुभ कहते हैं जो हमारे अपने तथा दूसरों के जीवन में सहायक होते हैं, और उन कर्मों को अशुभ कहते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों को दुख की ओर या मृत्यु की ओर ले जाते हैं। सरल बातें हैं, कोई कठिनाई यहाँ पर नहीं आनी चाहिए कि सुख में विकास में सहायक कर्म शुभ है, सुख में विकास में बाधक कर्म अशुभ है। हम उन कर्मों को शुभ कह रहे हैं जो अपने और दूसरों के जीवन के विकास में सहायक हैं, और यदि बाधक हैं तो वह अशुभ हैं। जो मृत्यु की ओर ले जाते हैं वो अशुभ हैं, जो दुख की ओर ले जाते हैं वो अशुभ हैं। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न स्पेंसर के समक्ष उठता है, और वो है ये कि शुभ आचरण का क्या लक्ष्य है, यानी कोई आदमी शुभ कर्म क्यों करे, क्यों करना चाहिए, ऐसा कर्म क्यों करना चाहिए जिसे हम शुभ कहें, जो विकास में सहायक हो। तो दीर्घ जीवन यहां उसकी शर्त है। स्पेंसर ने मनुष्य के दीर्घ जीवन को शुभ आचरण का लक्ष्य माना। स्पेंसर कहते हैं कि कम विकसित आचरण की अपेक्षा अधिक विकसित आचरण उत्कृष्ट है। विकास की जो बाद की अवस्था आएगी, विकास की प्रक्रिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तो विकास की जो प्रवृत्ति अवस्था आएगी वह अधिक विकसित आचरण की होगी। समय व्यतीत होने के साथ साथ आचरण विकसित होता जाता है, और यह अधिक विकसित आचरण ही मनुष्य को वातावरण के साथ समायोजन में अधिक सहायता देता है। तो यहाँ डार्विन का जो एक सिद्धांत वो भी लागू हो रहा है कि वातावरण के साथ, प्रकृति के साथ समायोजन बैठाना, ये भी विकास का ही एक रूप है, और वही जीवित रहता है, वही उसी का संरक्षण बचता है, प्रकृति उसी को बचाती है। शुभ कर्म वह है जो वातावरण के साथ समायोजन में सहयोग दे। विकास की प्रक्रिया में धीरे धीरे वे आचरण समाप्त होते चले जाते हैं जो समायोजन में बाधक बनते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है विकास नहीं हो रहा। तो स्पेंसर का मत है कि व्यक्ति और समाज के जीवन के संरक्षण और विकास में सहायक होने के कारण ही समस्त नैतिक नियमों और सद्गुणों की सार्थकता। यदि वो मनुष्य और समाज के जीवन के संरक्षण और विकास में सहायक नहीं है तो फिर नैतिक नियमों का, सद्गुणों का क्या औचित्य है। तो उनकी औचित्यता प्रमाणित करने के लिए स्पेंसर ने यहाँ पर नैतिक नियमों को, सद्गुणों को जीवन के संरक्षण और विकास में सहायक होना आवश्यक माना। तो अर्थ यह हुआ कि नैतिक नियम अपने आप में स्वतः साध्य नहीं है, वो साधन मात्र है। किस चीज के साधन है? वो जीवन के संरक्षण के, विकास के साधन मात्र हैं। जितने भी सामाजिक और नैतिक नियम और कर्म बने हुए हैं जो शुभ, जिनको शुभ कहा जाता है, वो सामाजिक जीवन के संरक्षण, व्यक्ति के संरक्षण, व्यक्ति के विकास में सहयोगी होने के कारण ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनको साधन मात्र कहा है। मानवीय आचरण के मूल्यांकन की दृष्टि से स्पेंसर ने विकासवाद के साथ साथ सुखवाद का समर्थन किया और इसीलिए अपने विकासात्मक सुखवाद इनके सिद्धांत को नाम भी दिया। तो यहाँ स्पेंसर सुख को स्वतः साध्य, शुभ और मानव जीवन का परम ध्येय मानते हैं। यानी विकास भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि सुख मिलेगा। जीवन का शुभ और अशुभ सुख और दुख पर ही निर्धारित होता है। सद्गुण की परिभाषा भी स्पेंसर ने सुख के आधार पर ही दी है। तो निरपेक्ष रूप से इस हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार सर्वोत्तम आचरण वही है जिसके फलस्वरूप दुख रहित विशुद्ध सुख की उत्पत्ति होती हो। यानी जो सुख जितना अधिक विशुद्ध होगा, दुखों से रहित होगा, प्योर होगा, वो उतना ही श्रेष्ठ होगा, वो उतना ही निरपेक्ष होगा। और ऐसा आचरण जिसे निरपेक्ष रूप से सर्वोत्तम आचरण कहते हैं, जब हमारे हर कर्म से केवल और केवल सुख की उत्पत्ति होगी और उनमें दुखों का मिश्रण नहीं होगा, ऐसा आचरण तभी संभव है जब विकास की अंतिम स्थिति तक हम पहुंच जाए। और वह अंतिम स्थिति होगी कि जब मनुष्य अपने आप को वातावरण के साथ पूर्ण रूपेण समायोजित कर ले।
वातावरण के साथ यदि मनुष्य का पूर्ण रूपेण समायोजन नहीं होगा तो फिर वह निरपेक्ष आचरण की अवस्था नहीं होगी, सर्वोच्च आचरण की अवस्था नहीं होगी। यानी यहाँ देखिए, सुख, सामाजिक विकास, जीवन का संरक्षण और प्रकृति और समाज के साथ समायोजन, ये सब चीजें साथ चल रही है। आचरण श्रेष्ठ होगा, विकास की ओर ले जाने वाला होगा तो सुख की उत्पत्ति होगी, सुख होगा तो निरपेक्ष नैतिकता की अवस्था आएगी। निरपेक्ष नैतिकता तभी आएगी जब हम प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ समायोजन करते हुए चलेंगे, पूर्ण समायोजन की अवस्था पर पहुंचेंगे। इस प्रकार स्पेंसर का सिद्धांत जो है वो सुख को ही एकमात्र शुभ और विकास की दिशा को, सुख को अधिक से अधिक प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय मानते हैं कि जीवन का अंतिम ध्येय होना चाहिए सुख। सुख स्वतः साध्य शुभ है और विकास जो है वो सुख की प्राप्ति में सहायक है। मनुष्य के आचरण का मूल्यांकन करने के लिए स्पेंसर ने सुखवाद और विकासवाद दोनों सिद्धांतों को समान रूप से स्वीकार किया है। जो सुख में सहायक है, जो विकास में सहायक है, वो कर्म, वो आचरण शुभ है और जो बाधक है वो आचरण अशुभ है। विकास और सुख दोनों ही आचरण के मूल्यांकन के आधार हैं। तो एक प्रश्न यह उत्पन्न होता है, तो फिर इनमें से कौन सा एक साधन है और कौन सा साध्य? स्पेंसर ने इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। यानी विकास होने से शुभ की प्राप्ति होगी या शुभ होने से विकास हो सकेगा, ये एक अलग प्रकार का प्रश्न है। क्योंकि बेंथम ने हर्बर्ट स्पेंसर ने दूसरे दार्शनिकों के विपरीत यहाँ दो चीजों को जीवन का लक्ष्य मान लिया, विकास को और सुख को, और इसीलिए उनके सामने ये प्रश्न उठा कि इनमें से कौन सा साधन है और कौन सा साध्य। स्पेंसर ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, बार बार आग्रह कर रहे हैं। यदि सुख को एकमात्र साध्य मानते हैं, जैसा कि ऊपर अपन ने कहा भी है, तो फिर इनको विकासवादी नहीं कहकर सुखवादी कहना चाहिए। परंतु वास्तव में स्पेंसर का जो सिद्धांत है देखा जाए तो विकासवाद और सुखवाद को साथ साथ ही स्वीकार करते हैं। अब भले ही बेंथम में ये एक उसकी कमजोरी है, ये मान ली जानी चाहिए कि बेंथम का सिद्धांत भले ही कमजोर हो लेकिन वो अंततः इन दोनों चीजों को साथ साथ स्वीकार करता है। स्पेंसर का मत है कि जब तक मानव समाज विकास की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे, जब तक मानव समाज विकास की अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे, जो पूर्ण सामंजस्य की स्थिति है, तब तक वह सापेक्ष नैतिकता के नियमों के द्वारा ही शासित होता रहेगा। मतलब निरपेक्ष नैतिकता तभी संभव होगी जब वह पूर्ण समायोजन की अवस्था, पूर्ण सामंजस्य की अवस्था प्राप्त कर ले। अपूर्ण विकास के कारण ही समाज के सदस्यों को परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। इसलिए नैतिक नियमों की आवश्यकता पड़ती है कि मनुष्य अधूरा है, मनुष्य का विकास पूरा नहीं हुआ, समायोजन पूरा नहीं पाया, इसीलिए अपूर्ण विकास की अवस्था के कारण ही नैतिक नियमों की आवश्यकता होती है। वो नैतिक नियम विकास में सहयोगी होते हैं, विकास में, सामंजस्य में, पूर्ण निरपेक्ष नैतिकता तक पहुंचने में सहयोगी होने के कारण ही उन नैतिक नियमों की आवश्यकता है। तो स्पेंसर ने जो है विकासवाद और सुखवाद को साथ साथ स्वीकार किया और हमारे कर्मों को, नियमों को, नैतिक नियमों को इसी दृष्टि से शुभ और अशुभ माना कि यदि वो विकास और सुख में सहायक हैं तो वो शुभ हैं, अन्यथा बाधक हैं तो वो अशुभ हैं। ठीक है, और कल इस बात को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।